केंद्रीय बैंक के द्वारा जो साख नियंत्रण है यानी क्रेडिट कंट्रोल वो कैसे किया जाता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक, यानी क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, ठीक है ना। किस तरीके से होता है यही हम समझेंगे, ठीक है ना। अब साख नियंत्रण क्या होता है, सबसे पहले ये चीज आपको समझ जानी है। देखिए साख नियंत्रण सीधी सी बात है, मार्केट में कीमत स्तर जो है उसको स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो उपाय अपनाता है, उन्हीं उपायों को कहते हैं हम साख नियंत्रण के उपाय। कीमत स्तर स्थिर यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति मार्केट में ना हो, ठीक है ना, वो चीज कहलाती है, उसके उपाय अपनाने वाली चीज कहलाती है साख नियंत्रण के उपाय। अब ये क्रेडिट कंट्रोल देखिए, सबसे पहले इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कीमत स्तर को स्थिर रखना। क्या होता है, कीमत स्तर को स्थिर रखना। अब कीमत स्तर को स्थिर रखने के लिए उपाय किया जाता है वो कहलाता है हमारा साख नियंत्रण के उपाय, ठीक है ना। इसके और भी होते हैं, जैसे आर्थिक वृद्धि भी इसी का भी उद्देश्य होता है, लेकिन ये मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना। ये तो गौण उद्देश्य है, ये मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। उसके साथ में और उद्देश्य भी होते हैं जो ये ले सकता है, जैसे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहे, तो वो सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है, कीमत स्तर स्थिर रखना। उसके लिए वो साख को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, वही कहलाते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। अब चलते हैं हम आगे। सबसे पहली चीज आप समझ गए। अब साख नियंत्रण, साख क्या होती है, ये चीज में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए साख जो है वो एक तरीके से मार्केट में जो व्यापारिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उन कमर्शियल बैंकों की ऋण देने की क्षमता जो होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको कंट्रोल करना, वो कहलाता है साख नियंत्रण। वो कौन करता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, शीर्ष संस्था होती है, तो वो कमर्शियल बैंकों की उन साख देने की, ऋण देने की एबिलिटी को प्रभावित करती है, वही कहलाती है साख नियंत्रण। कैसे करती है, उसके उपाय जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के मैंने यहां लिख रखे। देखिए मात्रात्मक में क्या होता है, जो साख की मात्रा है ना उसमें इफेक्ट पड़ता है, यानी साख की मात्रा कम या ज्यादा होती है, जबकि गुणात्मक में दिशा पर इफेक्ट पड़ता है, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र से साख की जो मात्रा है, जो साख है उसको सीमित कर देना या बढ़ा देना, वो कहलाता है गुणात्मक। और मात्रात्मक यानी प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। तो जैसे मैंने यहां लिख रखा है, मात्रात्मक में क्या होता है, साख की मात्रा पर प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट साख की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। अब देखिए इसमें जो उपाय है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के, ये जो है ये केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ओके, तो पहला जो उपाय है वो है बैंक दर नीति। कौन सा उपाय है, बैंक दर नीति। अब ये बैंक दर क्या होती है, तो सबसे पहले बैंक दर का पता होना जरूरी है। बैंक दर वह दर होती है, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक जो है ना वो ऋण लेते हैं, किससे, केंद्रीय बैंक से। व्यापारिक बैंकों को ऋण दिया जाता है, ठीक है ना, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंकों को ऋण दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है, या फिर आप इसको यूपी कह सकते हो, व्यापारिक बैंकों, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती होती है, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती होती है, वो कहलाती है बैंक दर, ठीक है ना। अब बैंक दर नीति का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो देखिए क्या होता है, जब केंद्रीय बैंक को ये लगता है कि मार्केट में साख की मात्रा हमें कम करनी है, तो वो क्या करता है, वो बैंक दर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो बैंक दर बढ़ा देगा, इसका मतलब व्यापारिक बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक से ऋण कम लेंगे तो लोगों को ऋण कम देंगे, और ऋण कम देंगे तो क्या होगा, जो साख की मात्रा है वो कम होगी, ठीक है ना, जो मार्केट में मुद्रा है वो कम होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बैंक दर अगर वो कम कर देता है केंद्रीय बैंक, तो क्या होता है, ऋण ज्यादा लेता है व्यापारिक बैंक, क्योंकि अब बैंक दर उसको ब्याज कम देना पड़ेगा व्यापारिक बैंक को, तो वो क्या करेगा, ऋण ज्यादा लेगा केंद्रीय बैंक से, और मार्केट में भी ऋण ज्यादा देगा, यानी साख की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो पता पड़ा आपको, प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी या फिर कम हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, खुले बाजारों की क्रियाएं। अब ये क्या होती है, देखिए खुले बाजारों की क्रियाएं जो सरकारी प्रतिभूति होती है, उन प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को या तो बेचता है या फिर खरीदता है। क्या करता है, प्रतिभूति बेचना या खरीदना, प्रतिभूति बेचना या फिर खरीदना, बेचना या फिर खरीदना। अब ये बेचना खरीदना कौन करता है, ये करता है हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। और किसको बेचता है और खरीदता है, वो बेचता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब ये कैसे साख की मात्रा को नियंत्रित कैसे करता है वो देखना। अगर उसको लगता है कि साख की मात्रा को क्या करना है, कम करना है,
ठीक है ना, साख की मात्रा को कम करना है। कम करना है तो वो क्या करेगा, वो जो प्रतिभूति अपने पास रखी है ना केंद्रीय बैंक, उन प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचेगा। व्यापारिक बैंकों को जब वो बेचेगा, सेल आउट करेगा, तो फिर व्यापारिक बैंक अपना पैसा देके उसको खरीदेंगे। तो क्या होगा, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम रह जाएगा। पैसा कम रह जाएगा तो वो ऋण कम देंगे। तो क्या हुआ, साख की मात्रा कंट्रोल हुई, कम हो गई। इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होगा, अगर साख की मात्रा बढ़ानी होगी तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूति जो होती है, जो व्यापारिक बैंकों के पास पड़ी है, उसको खरीदेगा। तो उसके बदले में वो पैसा देगा व्यापारिक बैंकों को, पैसा जाएगा व्यापारिक बैंकों के पास, व्यापारिक बैंक और ज्यादा ऋण देंगे। समझ गए? ओके, नेक्स्ट चलते हैं सीआरआर व एसएलआर में परिवर्तन। अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या होती है, सबसे पहले तो ये आना चाहिए। सीआरआर जो होती है इसको बोलते हैं नकद कोषानुपात। क्या बोलते हैं, नकद कोषानुपात। ठीक है ना, नकद कोषानुपात। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को एक अपनी जमा का निश्चित अनुपात जो है वो रखना पड़ता है ना, एक तो वो बताया था। और एक और चीज होती है, वो ये होती है कि केंद्रीय बैंक को अपने पास भी अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात जो है वो अपने पास भी रिजर्व रखना होता है, ताकि कभी भी कोई मांगे तो उसको वापस लौटा दे। ठीक है ना, तो वो जो अपने पास रिजर्व रखता है, अपने पास, ठीक है ना, अपने पास जो व्यापारिक बैंक रिजर्व रखता है, नकद रखता है एक जमा का निश्चित प्रतिशत, वो कहलाता है क्या, सीआरआर। और एसएलआर इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखता है एक अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात, वो कहलाता है एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात। इन दोनों में क्या करता है वो, जब उसको साख की मात्रा नियंत्रित करनी होती है तो इन दोनों का प्रयोग करता है। अगर साख की मात्रा बढ़ानी है, साख की मात्रा बढ़ानी है तो इन दोनों में कमी कर देगा, और साख की मात्रा घटानी है तो इन दोनों में वृद्धि कर देगा। ठीक है ना, देखिए जैसे सीआरआर अगर उसने बढ़ा दी है ना, और एसएलआर भी अगर उसने बढ़ा दी है ना, तो इससे क्या होगा, जो नकद कोषानुपात यानी अपने पास जो बैंक है वो ज्यादा रखेगा, और केंद्रीय बैंक के पास भी ज्यादा रखेगा। ज्यादा जब रखेगा अपनी जमा का, तो ऋण देने के लिए उसके पास कम रहेगा, और कम रहेगा तो क्या होगा, साख की मात्रा कम हो जाएगी, और इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में नहीं आए तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना अगर मैं ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं तो। ठीक है ना, तो ये तीनों उपाय मात्रात्मक उपाय कहलाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम गुणात्मक उपाय पर। इसमें क्या होता है, इसमें विशिष्ट क्षेत्र में जाकर साख को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, दिशा पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो ऐसा क्षेत्र लग रहा है कि भाई इस क्षेत्र में साख की मात्रा को मुझे कंट्रोल करना है, तो बैंक क्या करते हैं, जो केंद्रीय बैंक है वो उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपाय अपनाते हैं। वो उपाय यहाँ लिख रखे मैंने, है ना, तो उसकी दिशा पर यानी एक अनुत्पादक कार्य से साख की मात्रा को कम कर देते हैं और उत्पादक कार्य में बढ़ा देते हैं, तो क्या हो गया, दिशा प्रभावित हो गई। ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं गुणात्मक उपाय। ठीक है ना, आप इसमें देखिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, पहला होता है चयनात्मक साख नियंत्रण। अब इसमें क्या किया जाता है, चयनात्मक साख नियंत्रण में क्या किया जाता है, जो ऋण सीमा होती है, ऋण सीमा है ना, उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। एक तो ये किया जाता है, ठीक है ना, उसके अलावा जो ऋण है उनकी जांच और पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल। ठीक है ना, उसके अलावा जो विलासिता वस्तुएं होती है, विलासिता यानी जो आरामदायक वस्तुएं होती है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, कार वगैरह, उन विलासिता वस्तुओं पर जो ऋण है उसकी सीमा अलग लगाई जाती है, ऋण सीमा भिन्न रखना। ठीक है ना, तो ये उपाय किए जाते हैं। इससे क्या होता है, ऋण सीमा परिवर्तन, यानी किसी एक क्षेत्र में तो ऋण सीमा जो है वो ज्यादा रखी, किसी दूसरे क्षेत्र में कम रखी। जहां पे ज्यादा रखनी है वहां पे ज्यादा कर दी, और जहां पे कम रखनी है वहां कम कर दी। कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। ठीक है ना, तो ये चयनात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है ना, और विलासिता वस्तु यानी जो कार, एसी, फ्रिज अगर लगता है कि भाई इनके लिए हमें साख की मात्रा को कम करना है, तो वो क्या करते हैं, इन पर ऋण सीमा बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, चलो साख की राशनिंग। अब ये क्या होता है, साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का मतलब होता है जो अधिकतम सीमा होती है ना, साख की अधिकतम सीमा, साख की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना, अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना, वो कहलाता है साख की राशनिंग। ठीक है ना, इसमें साख की राशनिंग में क्या किया जाता है, अधिकतम सीमा जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, अधिकतम सीमा जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक के लिए, किसी एक बैंक के लिए, है ना, एक बैंक के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी कि आप इतनी साख दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है ना, या फिर सभी बैंकों के लिए निर्धारित कर दी। ठीक है ना, ये भी कर सकता है। या फिर जो व्यवसाय और उद्योगों को जो ऋण देना है ना, उनकी भी अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी, एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है ना, कि इससे ज्यादा इस उद्योग को आप ऋण
नहीं दे सकते। तो ये 3 प्रकार से एक तरीके से साख की राशनिंग की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नैतिक दबाव, ये मेन है दोनों, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो बैंक जो है वो नैतिक अनुनय के द्वारा या नैतिकता के आधार पर बैंकों से को दिशा निर्देश जारी करता है और उनसे विनती करता है कि आप इस तरीके से साख को कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रचार भी करता है, जैसे बहुत सारे बुलेटिन वगैरह जो बुक वगैरह है वो भी पब्लिश करता है केंद्रीय बैंक, तो उसके माध्यम से भी वो क्या करता है, साख नियंत्रण का काम करता है। उसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये व्यवहार में कम प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई जब ये सारे उपाय काम करना बंद कर दे तब फिर वो क्या करता है, जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसी भी बैंक को साख पर नियंत्रण करने के लिए एक तरीके से उस बैंक को कठोर कार्रवाई उस बैंक पर कर सकता है, उस बैंक पर बहुत ही कठोर कार्रवाई वो कर सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत कम काम में लिया जाता है। ये जब इन सारे कामों से, इन सारे उपायों से साख नियंत्रण में नहीं आती है तब फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है वो बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों पर की जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे हम हमारा आरबीआई, हमारा जो केंद्रीय बैंक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।